जैसे आपने थिएटर्स की बात करी, हम हिंदी कंटेंट की बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, व्हाट यू थिंक कि क्या करंट स्टेटस है हिंदी कंटेंट का आज की दुनिया में? कपिल सिब्बल और जावेद अख्तर का एक अभी पॉडकास्ट आया है उनका। हाँ, उसमें कपिल सिब्बल ने पूछा जावेद अख्तर से कि फिल्में क्या लगता है कि वो एलीट क्लास का एक वो यूज केस बनती जा रही हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छा रीजन बताया। उन्होंने बोला कि अभी ना 800 रुपए का टिकट हो गया है ना। 800 रुपए का टिकट होने का मतलब है कि जो गरीब इंसान है वो 800 रुपए का टिकट दे के अगर वो एक फैमिली को लेके जा रहा है, किसी मल्टीप्लेक्स में पहुंच गया, उसने पॉपकॉर्न खा लिए, तो उसका एक महीने की सैलरी केवल एक फिल्म में चली जाएगी उसकी। तो वो अफोर्ड नहीं कर सकता है। जब वो अफोर्ड नहीं कर सकता तो उसके लिए कहानियां क्यों बनाए हम? अच्छा, ये भी एक बड़ी चीज है कि बंदा लिखता है, अपनी खुद की लिखी हुई चीजें याद क्यों नहीं रहता है। मेरी एक पहली कविता है जो मुझे अभी तक केवल याद है कि एक नेचर का डिस्कशन है एक राइटर के साथ में। बोलता है कि मानते हैं प्रगति पथ पर तुम बहुत आगे बढ़े हो, बादलों से और ऊपर चांद तारों पर चढ़े हो, प्रश्न उठते ही रहे पर कुछ नहीं उत्तर मिले, आदमी से आदमी के फासले बस बढ़ चले। केवल एक कविता जो मुझे पूरी याद है। भाई कुछ टू लाइनर्स हैं वो याद रहते हैं, मगर लंबी कविताएं बहुत कम याद रहती हैं। डू यू थिंक कि किताब पढ़ने का जो शौक रहता था लोगों को, या किताबें पढ़ने का जो एक क्रेज रहता था, वो अब कम होता जा रहा है? उसका कहीं ना कहीं ड्रॉबैक है सोशल मीडिया और जो ये आजकल ट्विटर पे हजारों अकाउंट्स बन गए हैं साहित्य के नाम पे कि साहित्य को प्रमोट कर रहे हैं। हमने क्या कोशिश करी कि एक जर्नी स्टार्ट होती है कविशाला में आने के बाद में, रीड राइट शेयर लर्न एंड अर्न, ये पूरा जर्नी का हमने कनेक्ट कम्युनिकेट वो ऑफलाइन प्रोसेस पे। आजकल जो भारत देश में चल रहा है, कई लोग कह रहे हैं कि अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। आज के दिन अगर आप फाइंड आउट भी करेंगे, आपको कोई नागार्जुन नहीं मिलेंगे, आपको कोई दुष्यंत कुमार नहीं मिलेंगे, आपको कोई दिनकर नहीं मिलेंगे। एक स्ट्रेट लाइन है कि वी आर मूविंग टुवर्ड द डिक्टेटरशिप। बस इट्स अ मिसयूज ऑफ पावर देन इन द डेमोक्रेटिक कंट्री। यूथ का जो इंटरेस्ट है, यूथ स्पैन है, क्योंकि हम अगर हम बात करें कि पहले के टाइम में अगर टियर 2 टियर 3 सिटीज से बात करें, वहाँ स्कूल्स में सीसी एक्टिविटीज में ये सब कुछ कराया जाता था। जैसे आई एम फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय, तो हिंदी पखवाड़ा होता था, बड़े धूमधाम से होता था। हर वीकेंड पे सीसी एक्टिविटीज होती थी, उसमें डिबेट कॉम्पिटिशन, बाल सभा होती थी। हाँ, बाल सभा होती थी, तो सारी चीजें होती थी। बट आज की जो जनरेशन है उस लेवल पे कंटेंट से हटती जा रही है। मे बी और करिकुलर एक्टिविटीज एक्टिव हो गई हैं या और भी चीजें हो गई हैं। तो वो जो इंटरेस्ट है, आपको क्या लगता है कि क्या एक्चुअल में वो अपने लिटरेचर से दूर होते जा रहे हैं? नहीं, मुझे लगा है ना वो भाई प्लेटफॉर्म्स का गैप है उसमें। हाँ। अब हुआ क्या ना कि जैसे हम लोग थे तो उसमें एक्सेसिबल था, हमारे यहाँ से भी गायब हो गया वो। जो मैं देखता हूँ हमारे जो नए अभी स्कूल्स बन रहे हैं वो एक दिल्ली वाला कल्चर लेके जा रहे हैं वहाँ पे, या फिर मेट्रो सिटी कल्चर लेके जा रहे हैं। वहाँ कोई इवेंट्स नहीं होते हैं, वो दूसरी एक्टिविटीज में, ठीक अच्छी चीजें वो भी होनी चाहिए, पिकनिक पे ले गए, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज है, बट उन्होंने भी वो इंटरेस्ट खत्म कर दिया है ना। तो मुझे लग रहा है कि वो खत्म हुआ तो लैक ऑफ प्लेटफॉर्म्स हो गया। जैसे अभी इंडिया ज़्यादा बाहर से हमारे पास क्वेरीज आती हैं। हमारे एक NRI प्रोग्राम चलता है, उसमें बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि बच्चों के लिए कुछ करिए आप इसमें, है ना, कि बच्चों के लिए इंगेज रहें। That's what I'm saying, because लैंग्वेज से ना बच्चे दूर हटते जा रहे हैं। जो रियलिटी है, जो खैर अभी उस पे गवर्नमेंट एजुकेशन सेक्टर में बहुत सारी पॉलिसीज लेके आ रही है जिसमें हम अपने बेसिक से पता चले। जैसे आज हम बात कर रहे हैं, ठीक है, हम 90s के किड्स हैं या 80s के किड्स हैं, हमें पता है हरिशंकर परसाई कौन थे, हमें पता है महादेवी वर्मा कौन थी, ठीक है, हमें पता है मुंशी प्रेमचंद्र क्या थे। आज के डेट में नहीं पता है, नहीं पता है। उनको पता ही नहीं है कि हमारी हिस्ट्री क्या है, हमारी लिटरेचर क्या है, हमारे साहित्य क्या है। बड़ी जब पढ़ते हैं वो बड़ा, अब उनके लिए बड़ी कूल चीज है। अगर किसी भी NRI के बच्चे को मिल जाता है वो कि प्रेमचंद की स्टोरी पढ़ने को मिलती है, तो उसके लिए बहुत स्पेसिफिक चीज है। कि हमारे लिए, जैसे हमारे जमाने में मॉल जाना हमारे लिए बहुत बड़ी चीज होती थी, उनके लिए अभी ना जब ये चीजें मिलती हैं उनके लिए ये बड़ी चीजें होती हैं। उनके लिए एक्सेसिबिलिटी की, यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी वाली बात आ जाती है कि जिस चीज का एक्सेस इजीली है उसकी उतनी वैल्यू नहीं है। जैसे आपने थिएटर्स की बात करी, हम हिंदी कंटेंट की बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, व्हाट यू थिंक कि क्या करंट स्टेटस है हिंदी कंटेंट का आज की दुनिया में? थिएटर्स का क्या है, हिंदी मूवीज भी हम देखते हैं, तो व्हाट इज दैट करंट स्टेटस एंड करंट क्रेज? मुझे लगता है कि जो ये हमेशा हिंदी खतरे में, हिंदी क्या वक्तव्य होता रहता है ना कि हिंदी,
जैसे हम लोग केवल बहुत सारे लोग जाग जाते हैं हिंदी पखवाड़े के, तो हम हाँ। तो हम चार मतलब 365 डेज 24/7 वही काम करते हैं, बिल्कुल है बिल्कुल। ना। हमारा तो वही हिंदी और मतलब जो दूसरी भाषाओं का साहित्य उस पर ही काम करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, लोग कहीं नहीं भाग। हाँ, जो बिगड़ने और सुधरने वाला, कि वो फिर पुरानी कहानियों की बात करते हैं कि बहुत सारी लिपियां होती थी जिसमें हमने हमारे महाकाव्य वो लिखे गए हैं, वो लिपियां खत्म हो गई हैं, वो सिचुएशन वहां पे तो वो मानवता ही खत्म हो गई ना, वो चेंज ही हो गया पूरा है ना। तो अंकुर जी, जब हम साहित्य और लिटरेचर की बात कर रहे हैं तो क्या एक सवाल उठता है, क्या ये लेस रिलेटेबल हो गया है या फिर लेस एक्सेसिबल हो गया है? साहित्य की बात करें जी। हाँ, मतलब मुझे लगता है कि लोग मतलब पहले ही मैंने बोला है कि साहित्य या जो कविताएं होती हैं ना, एक कम्युनिकेशन का एक सबसे आसान वो होती हैं, जो वे होती हैं। आप कविता से, जैसे हम पहले के किस्से कहानियां भी सुनते हैं कि नागार्जुन इंदिरा गांधी के सामने बैठ के अगेंस्ट में कविताएं पढ़ते थे, दिनकर इंदिरा गांधी के सामने खड़े होकर उनके अगेंस्ट में कविताएं पढ़ते थे। तो वो जो पोएटिक वे होता था, वो जो कड़वी से कड़वी बात भी बड़ी आसानी से कन्वे कर देते थे, है ना। तो एक्सेसिबल है लोगों के लिए, जो लिटरेचर है वो प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी एक्सेसिबल है, और जो लोग लिख रहे हैं, जो लोग क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएटर्स के लिए भी अपना कंटेंट रीडर्स तक एक्सेस कराने के प्लेटफॉर्म्स बन गए हैं। हाँ, उन प्लेटफॉर्म्स में सही गलत का चयन जो है वो रीडर और राइटर को करना है। जिस तरीके से मुझे लगता है ना कि लोग आदर्श जैसे आजकल जो आइडियल बना लेते हैं, अपने रील्स को देख के बना लेते हैं। वो 30 सेकंड का रील होता है, वो 15 सेकंड का रील होता है, मैक्सिमम 1 मिनट का रील होता है, 1.5 मिनट का रील होता है। 1.5 मिनट की रील से किसी इंसान को आप कैसे आइडियल बना सकते हो, है ना। वो तो बेस्ट दिखा दिया उसने कि 1.5 मिनट में उसने सब कुछ अपना सजा के, उसको एडिट करके सबसे बेस्ट हो सकता है उसका वो दिखा दिया। तो मैं जैसे हमेशा बोलता हूँ कि आप ना जो अपने आदर्श बनाइए वो रील्स को देखकर मत बनाइए, किताबों को पढ़कर बनाइए, क्योंकि किताब में एक बड़ी कहानी होती है। कम से कम आपको 200 पेज की किताब पढ़ोगे तो एक लंबा टाइम इन्वेस्ट किया राइटर ने लिखने में। बट डू यू थिंक कि किताब पढ़ने का जो शौक रहता था लोगों को, या किताबें पढ़ने का जो एक क्रेज रहता था, वो अब कम होता जा रहा है? उसका कहीं ना कहीं ड्रॉबैक है सोशल मीडिया, और जो ये आजकल ट्विटर पे हजारों अकाउंट्स बन गए हैं साहित्य के नाम पे, कि साहित्य को प्रमोट कर रहे हैं। बट मुझे लगता है ना वो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है आज के लिटरेचर को लोगों के अंदर कम करने का, कि 2 लाइन पढ़ के ना 2 लाइनों का साहित्य नहीं होता है। प्रेमचंद का कोई एक कोटेशन कोई साहित्य नहीं हो सकता, या एक 1 लाइनर कोई साहित्य नहीं हो सकता है ना। दुष्यंत कुमार की कोई 2 लाइन से आप केवल शायरी उनका साहित्य नहीं हो सकती। साहित्य बहुत बड़ा है ना। कहानी के बीच से कोई एक लाइन निकाल के तो डाल दिया आपने, कहानी का उसको एंड क्या है, शुरुआत क्या, नहीं पता है। तो जैसे कविशाला में लोग प्रयास भी करते हैं कि आप पढ़ेंगे तो उसके बाद ना आप पूरी कहानी जब खत्म करेंगे तो आपको स्क्रैच कार्ड मिलेगा। तो वो ना मोटिवेशन रहता है लोगों के अंदर कि हम पढ़ेंगे, हमें कॉइन्स मिलेंगे तो हम इनको रिडीम कर सकते हैं बाद में। तो मतलब प्रयास करना चाहिए, मुझे लगता है कि किताबें कंज्यूम करें, लंबा कंटेंट कंज्यूम करें, और ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं जो आदत जिनके थ्रू पढ़ रही है, तो वो भी प्रयास करें कि लंबे कहानियां डालें, लंबे लिंक्स डाल दें। जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स इस तरह की कहानियां अपने पब्लिश कर रहे हैं, या किताबों के लिंक डालें। क्योंकि ठीक है, अच्छा है कि 2 लाइन पढ़ के वो किताब पढ़ने का उसको कम से कम मतलब उसके अंदर उसके ईगरनेस हो रही है कि वो किताब पढ़े, या ये पूरा कॉन्टेंट कहाँ पब्लिश किया गया वो पढ़े। तो उस लंबा कंटेंट या बड़ा कंटेंट पढ़ने की आदत मुझे लग रहा है दोबारा से डालनी पड़ेगी, वो लोगों के अंदर कम हो गई। उसका कारण रील्स भी है कि 2 मिनट में मैगी तैयार चाहिए सबको, वो वाला कॉन्सेप्ट। ऑल्सो मोस्टली लोग क्या करते हैं कि अभी कोई बुक अगर अच्छी लगी तो उसकी समरी उठा के पढ़ ली, गूगल पे डाल के कि व्हाट इज द समरी ऑफ दिस। बट दिस इज ऑल्सो द इजी वे, सिंस पीपल डोंट हैव दिस टाइम, और वो एक थॉट प्रोसेस ऐसा बन गया है। हाँ, वो तो बिल्कुल। अभी हम ये भी नहीं बोल सकते ना कि 100% लोगों को सबको ही साहित्य पढ़ना है। वो तो इंटरेस्ट का है ना, किसको पढ़ना है। कुछ को केवल समरी से काम चलाना पड़ेगा। लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है ना कि जो चीज परोसी जाती है वो लोगों को पसंद आने लगती है ना। तो आप रील्स परोसेंगे, क्योंकि लोग आज मान लीजिए मैं बड़ा कंटेंट कंज्यूम करता हूँ। जैसे मेरी आदत है कि कोई भी वेब सीरीज आए, कोई भी मूवी आए, वो चाहे मैं लेट देखूं बट देखता जरूर हूँ। मेरा उसका कारण नहीं होता है कि मैं कंटेंट समझूं कि किस तरीके से बिल्ड हो रहा है, चाहे कितनी भी बेकार मूवी हो, कितनी भी अच्छी मूवी हो, देखता हूँ मैं। तो वही लगता है कि मुझे ना वो परोसने के जो प्लेटफॉर्म्स हैं,
अभी मेरी आदत है कि मैं लंबा कंटेंट देख रहा हूँ, हो सकता है धीमे धीमे रील्स, चूंकि रील्स मुझे देखेंगे तो मैं रील्स देखने लगूंगा, खत्म हो जाएगी वो मेरे अंदर ईगरनेस। अच्छा, जो ये जो चीज़ आपने बोली, इससे बहुत एक इंटरेस्टिंग सवाल है कि आपने बोला कि मैं कुछ भी आए मैं देखता ज़रूर हूँ, मुझे क्योंकि कंटेंट देखना है, मुझे जानना है। अब अगर यहाँ पे हम लैंग्वेज की बात करें कि हिंदी सिनेमा में जो इंटरेस्ट की बात है, आजकल की जो जनरेशन है, दे आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स द कॉन्सेप्ट, नॉट द स्टोरी, नॉट द ड्रामा, नॉट द थिंग। दे लाइक यार एक परसेप्शन बन गया है कि यार हिंदी जो कंटेंट होता है दैट इज वही होगा, इमोशनल ड्रामा होगा, ये होगा, फैमिली ड्रामा होगा, लॉजिक होगा नहीं। तो पीपल आर लाइक मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स द लॉजिक इन द कंटेंट एंड दैट्स व्हाई दे आर मूविंग टुवर्ड्स द इंग्लिश कंटेंट। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मतलब टुवर्ड्स द इंग्लिश कंटेंट, और मुझे लगता है कि लोग हिंदी जिनको फिल्में पसंद है वो साउथ का कंटेंट भी देखते हैं, बहुत कंज्यूम करते हैं। है ना, मैं और उसका कारण, जैसे एक बहुत अच्छा डिस्कशन भी मैं सुन रहा था, शायद में पहले भी जिक्र किया मैंने जी, जो कपिल सिब्बल और जावेद अख्तर का एक अभी पॉडकास्ट आया है उनका। तो उसमें कपिल सिब्बल ने पूछा जावेद अख्तर से कि फिल्में क्या लगता है कि वो एलीट क्लास का एक वो यूज केस बनती जा रही हैं। आप हमेशा आप प्रयास करते थे कि आप ऐसी भाषा में फिल्म बनाएं जो सबके लिए एक्सेसिबल हो, हिंदी है, ऐसी कहानियां बनाएं जो हर गरीब, हर लोग कनेक्ट कर सकें अपने आप से। लेकिन अभी तो वो सब कुछ चेंज होता जा रहा है। तो उन्होंने बहुत अच्छा रीजन बताया। उन्होंने बोला कि अभी ना 800 रुपए का टिकट हो गया है ना। 800 रुपए का टिकट होने का मतलब है कि जो गरीब इंसान है वो 800 रुपए का टिकट दे के अगर वो एक फैमिली को लेके जा रहा है, किसी मल्टीप्लेक्स में पहुंच गया, उसने पॉपकॉर्न खा लिए, तो उसका 1 महीने की सैलरी केवल एक फिल्म में चली जाएगी उसकी। तो वो अफोर्ड नहीं कर सकता है। जब वो अफोर्ड नहीं कर सकता तो उसके लिए कहानियां क्यों बनाए हम, है ना। कह रहे वो ड्रॉबैक है, वो गलत हो रहा है, तो उस भाषा में कहानियां क्यों बनाए। अभी क्या हो रहा है कि मोस्टली बायोग्राफीज बन रही हैं, लोगों को ना कैरेक्टर्स पकड़ लिए जाते हैं, उन पर कहानियां बन रही हैं। और इसका बहुत बड़ा कारण है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे TVF है जो पंचायत लेके आया, कितने छोटे बजट का है ना। अभी दैट इज वेरी वेरी थिंग। अभी मैं आई विल टेल यू, रिसेंटली मेरे पेरेंट्स आए हुए थे, सो मेरे यहाँ पर दूरदर्शन आज भी चलता है। मेरे माँ बाप आज भी दूरदर्शन देखते हैं, डिस्क लगा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ है, पर दे विल नॉट वॉच एनीथिंग एल्स। हाँ, तो मैंने अब आए यहाँ पे, कहते हैं यहाँ पे तुम्हारे दूरदर्शन नहीं आती क्योंकि अब इट इज ऑल ऐप बेस्ड। तो मैंने उनको बोला मैं आपको पंचायत दिखाती हूँ। मेरे पापा ने लिटरली 2 दिन में पूरा पंचायत खत्म किया। कहते अरे ये खत्म हो गया, सेकंड इसका लास्ट सीजन कब आएगा। सो पीपल आर मतलब मोर, मतलब दिस काइंड ऑफ कंटेंट मोर रिलेवेंट, कनेक्ट कर सके ना। पहले स्टोरेज होती थी कि वो जो अमिताभ बच्चन होता था, वो एक ना बहुत सारे वो हैं मजदूर हैं, उनके साथ काम करा, तो मजदूर अपने आप से कनेक्ट कर लेते थे उसको। तो हमारी कहानी बताने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। अभी क्या हुआ ना, वो कहानियां ही बड़ी बड़ी बनने लगी बॉलीवुड में, पठान, जवान, वो कुल नहीं एंटरटेनमेंट हो गया। दैट इज द हीरो सिंड्रोम। हाँ, एक वो हीरोइक सिंड्रोम चल रहा है। राइट। हाँ, वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे। पंचायत होगी, दुपहिया एक आई वेब सीरीज है ना, पाताल लोक है, अभी एक ग्रामीण चिकित्सालय करके TVF का समथिंग आया है। अच्छा। तो इस तरह की कहानियां ना लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं कि वो ना जो जिसको बॉलीवुड ने स्किप कर दिया कि उसके लिए हम फिल्में क्यों बनाएं जब वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो उसके लिए TVF जैसे प्लेटफॉर्म्स ने एक स्पेस पकड़ लिया कि, और वो कंटेंट इनसे ज्यादा चल रहा है जो बड़ी फिल्में आ रही हैं। बिल्कुल। अब आप ये पंचायत ही देख लीजिए कि इतना फेमस हो गया है, हर चीज उसका एक एक कैरेक्टर, एक एक डायलॉग देख रहा है विनोद। क्या है ये डायलॉग? कुछ भी नहीं है, बट दैट इंटेंसिटी ऑफ दैट डायलॉग इज रियली रियली इंटरेस्टिंग। अच्छा, एक सवाल और है कि मैं ये खुद से रिलेट करती हूँ कि आई यूज टू बी विद द पीपल एंड मुझे ऐसा लगता है इजीली मिल जाते थे, ऐसा ग्रुप मिल जाता था जहाँ पर हम बैठ के शेर व शायरियाँ करते थे, कविता समझने वाला होता था, कविता सुनने वाला होता था। आजकल ऐसा ग्रुप, ऐसे लोग मिल पाना बहुत कम हो गए हैं, या ऐसा मतलब लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो गया है, या क्या है इसका रीजन? नहीं, इसका लोगों के अंदर इंटरेस्ट कम नहीं हुआ है, और मुझे लगता है ना कि कविशाला इस गैप को फिल करने का बहुत अच्छे से प्रयास कर रहा है। हमारा एक है चैप्टर्स होते हैं हमारे कविशाला में। अच्छा। चैप्टर्स लगभग ग्लोबली जितने भी सिटीज होंगे दुनिया में, हर सिटी का चैप्टर बना हुआ है कविशाला के अंदर में। आप US के किसी छोटे से शहर में रहते हो, उसका भी चैप्टर है, वहाँ पे भी 4 इंडियंस हैं। वो 4 इंडियंस अगर कविशाला में है तो वो एक जगह पे हैं। वो UP के कोई छोटा सा गांव है, उसका भी एक चैप्टर बना हुआ है कि वो चैप्टर्स बने हुए हैं। तो वो चैप्टर्स में मान लीजिए हम इस कमरे में 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग बैठे हुए हैं, 10 लोग सेम इंटरेस्ट के हैं, सबको कविताएं पसंद है, और मान लीजिए गुड़गांव से बिलोंग करते हैं। तो 5 लोग, 10 लोग उस अगर कविशाला से कनेक्टेड हैं तो गुड़गांव वाले चैप्टर में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे क्योंकि CD होगा। तो वो ना 10 लोग एक जगह पे मिल गए, तो वो
सेम इंटरेस्ट वाले लाइक माइंडेड लोग मिलना एक जगह पे, वो चैप्टर्स के थ्रू, कविशाला मीटअप्स के थ्रू, वही हम गैप फिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और मीटअप्स में होता है कि हम चाहे किसी कस्बे में मीटअप करें, चाहे किसी गांव में मीटअप करें, किसी शहर में मीटअप करें, लोग आते हैं उसमें। लाइकवाइज माइंडेड पीपल विल बी देयर। हाँ। वो डेली जो होता है ना, गांव में पंचायत होती है शाम को बैठ के वो तफरी कर रहे हैं, वो कुछ होता है ना कि शाम को चलो 5 बजे फिक्स होता था कि जाके गाँव में किसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के आराम से गप्पे कर रहे होते थे। तो वो कॉन्सेप्ट खत्म हो रहा है और लोग अब उसको ना, जो मेट्रो सिटीज में लोग रहते हैं, उसको फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट्स सो ट्रू। वो इन अ डिफरेंट वे, एक वो जो कहते हैं मॉडर्नाइजेशन ऑफ लिटरेचर हो रहा है, सो दैट इज व्हाट हैपनिंग। अच्छा, चूंकि कविशाला एक कंटेंट हिंदी कंटेंट क्रिएशन प्लेटफॉर्म है स्पेसिफिकली, इसके अलावा क्या कितने प्लेटफॉर्म्स हैं, क्या कैसे इसका ग्रोथ हो रहा है, मतलब इस पे थोड़ा सा बात करते हैं। तो कविशाला 16 लैंग्वेजेस में है। हाँ, ठीक है। मेजरली हिंदी में है। हाँ. हिंदी के बाद मराठी, गुजराती, मतलब वी आर डूइंग गुड। आफ्टर गुजराती एंड मराठी वी आर इन इंग्लिश। जो मैं ऊपर से बता रहा हूँ आपको प्रायोरिटी वाइज, टॉप इन हिंदी, देन मराठी, गुजराती, देन इंग्लिश, देन उर्दू, देन अदर लैंग्वेजेस। उसमें बंगाली है, उड़िया है, उसमें सारी लैंग्वेजेस है ना। कंटेंट प्लेटफॉर्म्स में अगर लिटरेचर की डेडिकेटेड बात करें तो वैसे तो मतलब कई लोगों ने कविशाला पे आर्टिकल ही ऐसे किया है कि यह फेसबुक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फॉर द पोएट्स एंड राइटर्स। मतलब कविशाला को ये टैगलाइन दिया हुआ है बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने। तो प्लेटफॉर्म्स हैं। प्रतिलिपि मतलब अच्छा काम कर रहा है। प्रतिलिपि भी शायद 15 या 16 लैंग्वेज में है। वो कहानियों पे, उसमें कविताएं शायद डेडिकेटेड नहीं, बट वो कहानियों पे काम करता है कि जो लंबी कहानियां होती हैं, आप चैप्टर लिखते जाइए, उसमें लिख सकते हैं आप। नंबर वाइज प्रतिलिपि बहुत पुराना प्लेटफॉर्म है हमसे, वो करीब 10 साल पहले शुरू हुआ था हमसे, तो हम पीछे होंगे उनसे तो। बट हमारे नंबर्स हैं करीब 30 मिलियन का मंथली ट्रैफिक रहता है वेबसाइट पे। 30 मिलियन नॉट एग्जैक्टली यूनिक रीडर्स बट रीड्स, मतलब 30 मिलियन करीब रीड्स होते हैं वेबसाइट पे और ऐप पे मिला के। तो करीब जो इस समय जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, लिटरेरी कंटेंट क्रिएटर, करीब 500K प्लस हैं। 5 लाख के करीब राइटर्स हैं, पोइट्स हैं, जो अलग अलग भाषाओं में लिखते हैं कंटेंट पीसेस का। हमने बहुत मतलब हमने क्या कोशिश करी है कि एक जर्नी स्टार्ट होती है कविशाला में आने के बाद में, रीड, राइट, शेयर, लर्न एंड अर्न, ये पूरा जर्नी का हमने कनेक्ट, कम्युनिकेट, वो ऑफलाइन प्रोसेस पे। तो ये जो हमारे 7 स्टेप्स हैं, 2 ऑफलाइन है, 5 ऑनलाइन है। रीडिंग से स्टार्ट होता है। रीडिंग में क्या है कि सूत्रधार है। तो इंडिया में जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, इवन ग्लोबली जितनी भी लैंग्वेज, मतलब ग्लोबली नॉट केवल इंग्लिश है उसमें, प्लस इंडियन लैंग्वेजेस, तो उसमें जितने भी सूत्रधार हुए हैं, उसमें शेक्सपियर हुए हैं, उसमें प्रेमचंद हुए हैं, उसमें टैगोर हुए हैं, जितने भी राइटर्स हैं, तो इनका जो कंटेंट जो पब्लिकली अवेलेबल है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में। उर्दू का कोई प्लेटफॉर्म है उसमें अवेलेबल है, कोई मराठी का प्लेटफॉर्म से वो अवेलेबल है, बट वो पब्लिक कंटेंट है, वो उसको हमने एक जगह कलेक्टिव वे पे लाया है। तो पूरा वो रिपोजिटरी बना हुआ है जो करीब 40 से 50 लाख मतलब कंटेंट पीसेज अवेलेबल हैं। वो पढ़ने के, वो यूजर्स के नहीं है, वो इन सूत्रधारों के हैं, जिनको पढ़ के और बेसिकली किताबों में पढ़ के सुन के हम लोग बड़े हुए हैं, जो आदर्श हैं हमारे, उनका कंटेंट तो यहाँ से स्टार्ट होती है, जो प्रिजर्व करके रखा हुआ है लोगों ने। तो वो रीड का कि आप पढ़ सकते हैं उस कंटेंट को, उनसे कुछ सीख सकते हैं। पढ़ने के लिए उसके बाद आता है कि आप पढ़ के शेयर कर सकते हैं अपना कंटेंट, रीड कर सकते, मतलब राइट कर सकते हैं, लिखिए आप कंटेंट, उसको शेयर करिए, विद इन द प्लेटफॉर्म शेयर करिए, चैप्टर्स के अंदर शेयर कर सकते हैं। जो चैप्टर्स हैं वो कंटेंट पीस आपका मेन वेबसाइट पे भी जाएगा, प्लस आप मान लीजिए गुड़गांव के हैं, आप गुड़गांव की कम्युनिटी को बताना चाहते हो कि मैंने गुड़गांव के लिए लिखा है, तो आप गुड़गांव कम्युनिटी में ही डाल सकते हैं, जैसे फेसबुक में ग्रुप्स होते हैं उस तरीके से। आई रिमेंबर देयर आर सम एप्स लाइक नोजोतो करके है, उसमें भी यही होता है कि आप अपना वीडियो बनाइए, पोएट्री बनाइए या लिखिए। योर कोट पे है, तो योर कोट पे लोग अपनी पोएट मतलब कुछ भी नज्म लिखते हैं, उनको ऐसे देते हैं कि आप एडिट कर सकते हैं, प्रॉपर अपनी बुक पब्लिश कर सकते हैं। हाँ, तो वो सारा शायद सारे ऑप्शंस कविशाला में भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। सुनो है जो ऑडियो डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है, कविशाला सुनो है, उसमें केवल ऑडियो से रिलेटेड कंटेंट पीसेस डाल सकते हैं आप। कविशाला राइट्रो है, राइट्रो का प्रोसेस ये है कि कविशाला में अगर आपने मतलब कंटेंट पीसेस लिख रहे हैं, आप एक एक करके लिख रहे हैं, आप इसका बुक कंपाइल कर सकते हैं राइट्रो के थ्रू, कि आप ई बुक बन जाएगा, आपको फिजिकल बुक पब्लिश करानी है, उसके लिए ऑफलाइन प्रोसेस है। कविशाला AI है, AI के थ्रू आप उसमें
एक्सप्लोर कर सकते हैं कि किस तरीके से कविता को आप और मैच्योर कर सकते हैं, किस तरीके से कविता में नए वर्ड ऐड कर सकते हैं, तो इस तरीके की चीज़ें अवेलेबल। कविशाला क्विज है, तो लिटरेचर के अराउंड जितने भी क्वेश्चंस आपके यूपीएससी में, एसएससी में, इसमें प्लस और कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो जितने भी सूत्रधार हुए हैं, जितनी भी किताबें हुई हैं, उसके अराउंड क्विज में पार्टिसिपेट करके आप गुडीज, मर्चेंडाइज जो उसमें एडिट रहता है कि उसमें जीत सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें इवॉल्व करने के लिए जहाँ पे लर्निंग वाले पर्पज से। उसके बाद अर्न का है कि आप कविशाला में पोस्ट करिए, कविशाला में पढ़िए, आपको कॉइन्स मिलेंगे, कॉइन्स आप रिडीम कर सकते हैं हम कॉइन्स को। तो जैसे भी आपके 1000 रुपीज होते हैं, 1000 रुपीज के बाद आप कविशाला कैसे कर सकते हैं उसको। सिंस लाइक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि सोशल मीडिया पे इतना कंटेंट हो गया है, इट्स ओवर फ्लडेड, देन अगर हम डिफ्रेंशिएट करें इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक के कंटेंट को, जहाँ पर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे पेजेस बन चुके हैं, और वर्सेस कविशाला को, हाँ, तो क्या डिफरेंस है? Why people should choose over this? Because since जैसे मैंने बोला ना कि they are getting on fingers everything. तो मेजर तो इसमें जैसे बाकी सब मैंने आपको बताया कि न्यूज़पेपर्स ने क्यों पिक करी स्टोरी या दूसरे प्लेटफॉर्म ने क्यों पिक करी स्टोरी, क्योंकि डेडिकेटेड टू लिटरेचर। आप फेसबुक में आज पोस्ट करेंगे, आपने आज मान लीजिए आप अपनी एक फोटो डाल दी, आप किसी शादी से आए, फोटो डालने के बाद में आपने कल 2 लाइन अच्छी सी पोइट्री लिख दी, है ना, उसके बाद आपने कोई लिंक डाल दिया, आपने किसी दोस्त का पोस्ट रीशेयर कर दिया, तो कहीं ना वही फ्लडेड है, वो आपका एक कंटेंट पीस कहाँ पे था वो खो जाएगा, है ना। इंस्टाग्राम में मिक्स है, जैसे वो प्लेटफॉर्म फोकस्ड इसलिए है कि वहाँ पे लोग फोटोज डालें, ट्विटर फोकस्ड इसलिए कि वहाँ लोग पॉलिटिकली डिस्कशंस करें, है ना। आप फोटोज डालिए, वो प्लस एडॉन्स रहते हैं उसमें कि आप फोटोज डालिए, आप इंस्टाग्राम में भी आप अपनी फोटोज के अलावा पोएट्री भी डालिए, रील्स भी डालिए, अच्छा है, बट वो डेडिकेटेड टू स्टार्ट ही वहाँ से जर्नी उसके स्टार्ट हुई है। ट्विटर का यूएसपी वही है कि आप वहाँ पे फेसबुक आप देख रहे होंगे टाइम टू टाइम फेसबुक बहुत डाउन जा रहा है, वो फ्लडेड है, ओवर फ्लडेड है कि उसमें बहुत सारी चीजों के मिक्स हो गया, लोग फिगर आउट ही नहीं कर पा रहे कैसे कर दिया कि तो आप बोल सकते हैं कि एक तो कस्टमाइज्ड है राइटर्स के लिए, पोइट्स के लिए। दूसरे प्लेटफॉर्म से भी मैंने जैसे प्रतिलिपि के ग्लोबल हमारा कॉम्पिटिटर है वॉटपैड, इनसे भी अगर हम इनसे भी मतलब कंपैरिजन करेंगे, क्यों कविशाला चूज करें आप, तो किसी की भी ऑफलाइन कम्युनिटी नहीं है हमारे पास, ऑफलाइन का आपको एक ऑनलाइन सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है। हाँ। और मुझे ऐसा लगता है कि दैट इज द यूएसपी ऑफ कविशाला। हाँ। जो मीटअप्स होते हैं दैट इज द मेन यूएसपी ऑफ दैट। हम किसी भी अब उस टाइम के साथ ये हुआ है कि हम कहीं पे भी बड़ा इवेंट प्लान करते हैं। हाँ। तो वहाँ पे हमारे पास एक ऑलरेडी प्री बिल्ट टीम है, वो जो कविशाला से इतने समय से लोग जुड़े हुए हैं, समझ रही हूँ, वो अवेलेबल रहते हैं, उनको पता होता है कि मीटअप होने वाला, तो वो तो आपकी इतनी ऑडियंस तो है ही है, मीटअप होने वाले से हमने अभी मतलब हम मीटअप थोड़ा आगे बढ़े हैं, कविशाला आगाज स्टार्ट किया हमने। तो जैसे 2 दिन का फेस्टिवल होता है, लखनऊ में पहला हुआ था अभी, तो वो उस फेस्टिवल में कि हमारे पास एक मतलब लखनऊ के लोग ऑलरेडी एडिट थे जो पहले करीब 50-60 मीटअप्स वो अटेंड कर चुके हैं। तो वो लोग थे जो मान लीजिए वहाँ पे फिर कविशाला की एक फिक्स यहाँ से गुड़गांव से टीम ले जाने की जरूरत नहीं हमें, वो लोग तो हर सिटी में लगभग 60 सिटीज इंडिया में ऐसे हैं जो रेगुलर रहे हैं हमारे लिए। वेरी इंटरेस्टिंग। सो इफ व्हाट आर द मोनेटाइजेशन वेज फॉर दिस प्लेटफॉर्म, कि अगर किसी भी तरीके से इफ समवन वांट्स टू बी द पार्ट ऑफ कविशाला या पोएट्रीज अपनी पब्लिश कराना चाहता है, लिखना चाहता है, क्योंकि बिना फायदे के तो किसी को कुछ नहीं मिलता है, तो व्हाट आर द वेज? अच्छा, पहला तो मतलब एक्चुअली लिटरेचर 2 तरीके से इंडिया में लोग फॉलो करते हैं, या फिर मुझे लगता है दुनिया में 2 तरीके से फॉलो करते हैं। एक तो होता है लोगों का पैशन होता है कि उनको अपना प्रोफाइल बिल्ड करना है, उनको एक 100% टाइम्स किसी और चीज़ में दे रहे हैं, वो उनको ना राइटर बनना है। तो एक इनिशियल स्टेज होती है कि लोग एज ए राइटर जाने उसको, लोग एज ए पोएट जाने उसको, तो उसके लिए होता है कि उसके लिए तो इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे वो किसी भी जगह पे। मान लीजिए मतलब हमने स्टार्टअप स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में तो इन्वेस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, तो उसके लिए वो इन्वेस्टमेंट्स हैं जो कविशाला के रेवेन्यू स्ट्रीम्स बनती हैं, है ना, कि कविशाला का सब्सक्रिप्शन हो गया। आप शायद मेरे से पूछ रहे हैं कि जो यूजर्स के लिए किस तरीके से कैसे करेंगे, तो कविशाला से एडिट जितने भी यूजर्स हैं उनके लिए पहला तो है कि जो पोस्ट है, जब पोस्ट कर रहे होते हैं उसके बाद उनको कॉइन्स मिलते हैं, है ना, उसको रिडीम कर सकते हैं, जैसे मैंने बीच में बताया। तो वो अगर रेगुलर लिख रहे हो आप तो अच्छा अमाउंट मंथ एंड पे हो जाता है उसमें, जो वो आप रिडीम कर सकते हो, है ना। ये सिमिलर टू आप बोल सकते हो ट्विटर का, जैसे ट्विटर का मॉडल जो है, इवन ट्विटर बाद में लाया है, बट वो ट्विटर का ही प्रीमियम मॉडल मतलब सिमिलर है वो लगभग ऑलमोस्ट, कि कंटेंट कितना क्रिएट कर रहे हो, कंटेंट लोग कितना कंज्यूम कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपको उसमें
कॉइन्स मिलेंगे, कॉइन्स आप रिडीम कर सकते हो, पहला चीज। दूसरा कविशाला के इवेंट्स होते हैं, अब हम यहाँ से ही आर्टिस्ट पकड़ने लगे और रिकॉग्निशन देते हो इवेंट्स के लिए नहीं, वो पेड इवेंट्स होते हैं। अच्छा, है ना, कि मान लीजिए हमने गुजरात में कर्नावती में एक इवेंट किया, तुम कर्नावती, वो हमारे लिए B2B है कि कर्नावती हमें पे करेगा, कविशाला इन आर्टिस्ट को पे करेगा उस इवेंट के लिए। तो ये एक मॉडल जो दिस इज एन इंटरेस्टिंग थिंग, तो इसमें हमने काफी इवेंट किए हुए हैं अभी, काफी ब्रांड के साथ करे हुए हैं इवेंट, वो है। तीसरा है कि बहुत सारे ब्रांड्स कंटेंट क्रिएट कराते हैं। मान लीजिए जैसे हमारे एक प्रॉपर्टी है #पोएट्री ऑन पेपर। अच्छा, तो पोएट्री ऑन पेपर क्या रहता है कि जैसे उसमें BIC सेलो के साथ काम करते हैं, जो पेन स्टेशनरी वाला ब्रांड है। उनका क्या होता है कि उनको अपना ब्रांड इम्बेड करना होता है और यूजर्स वेबसाइट में, सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएट करते हैं। जो टॉप क्रिएटर्स होते हैं उनको कैश प्राइजेस और उस तरीके के जो बेनिफिट्स हैं वो थ्रू कविशाला एंड थ्रू ब्रांड वो मिलते हैं। तो ये मल्टीपल जो वो अपॉर्चुनिटीज हैं फॉर द मोनेटाइजिंग यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से। कविशाला के लिए B2B B2C अलग अलग वर्टिकल्स हैं जहाँ से मोनेटाइज करते हैं। तो सिंस अब AI का ज़माना है, AI ने, मुझे ऐसा लगता है जब शुरुआत 1-2 साल पहले जब बहुत ज़्यादा ऐसे हुआ था कि AI आ रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, सबसे पहले कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट क्रिएटर्स की जॉब खाएगा, ये करेगा वो करेगा, इस पर क्या कहेंगे? अच्छा, मुझे ये चूँकि सबसे ज़्यादा मेरा दोनों मतलब इंटरेस्ट है, तो टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, बिल्कुल बिल्कुल, वो मेरा बैकग्राउंड है। हाँ। दूसरे मेरा कंटेंट में भी इंटरेस्ट रहता है बहुत ज़्यादा। और मतलब इस तरीके में जो लोग चाहे तो AI में काम कर रहे हो, चाहे जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्होंने AI बनाई, उन प्लेटफॉर्म्स के लोग हैं, सिर्फ जब भी बात होती है तो मुझे ये कहीं से नहीं लगता है कि AI कंटेंट क्रिएटर्स का जॉब खत्म कर देगा या कंटेंट जो बन रहा है उसका एक कि वो कंटेंट कहीं से खराब होगा। एक जो क्वेश्चन हमेशा रेज होता है कि नेगेटिव एस्पेक्ट तो आपको निकालने हो कि जिसको कंटेंट AI से ही लिखना है वो पहले भी गूगल करके लिख लेता था या और रास्तों से लिख लेता था, दूसरों से लिखवा लेता था। वो तो तब भी नहीं सोच रहा था, अब भी नहीं सोच रहा है। लेकिन जो आइडियाज हैं, तो आइडिया तो अभी भी इंसान ही डेवलप कर रहा है ना। AI से भी कुछ लिखवाना है तो आपको आइडिया तो उसको देना ही पड़ेगा ना, कि इस तरीके से, या ये पोइट्री मैंने लिखी है, इसको और इवॉल्व कर दो या और मैच्योर कर दो। तो वहाँ पे बेनिफिट्स हो सकते हैं जो AI के थ्रू हो सकते हैं। बाकी जॉब्स कहीं से नहीं जाएंगे। अभी भी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कंटेंट क्रिएशन में, और अभी भी जॉब सिक्योर है, इवन और रिसर्च करनी पड़ रही है उनको। सिंस आई एम टेलिंग यू कि अब जैसे अगर AI के साथ सिनेरियो है कि आप उसको पूरा सिनेरियो बता दो, हाँ, सीन क्या पूरा चैप्टर लिख देता है, पूरी मूवी लिख देता है। अब जो एक कंटेंट राइटर का जॉब होता था कि वो, अब उसमें आप अगर, चलिए पहले कहते थे कि जो ह्यूमन टच है वो तो रहेगा, वो तो कैसे डालेगा AI, बट अगर आप उसमें ये भी डाल दो, ये कमांड्स भी दे दो आप उसमें कि मेक इट मोर इमोशनल, कीप इट लाइक दिस, कि इसको थोड़ा ह्यूमन टच दे के करो, तो दैट इज ऑल्सो दैट वर्किंग इन अ वे। तो फिर कैसे आप कह रहे हो ये? नहीं, अभी तो वो फिर हर वर्टिकल में, वो केवल कंटेंट क्रिएशन में नहीं है। हाँ। वो मुझे लगता है कंटेंट क्रिएशन तो एक बहुत हाई वैल्यू जॉब नहीं है। हाई वैल्यू जॉब्स में आता है, मान लीजिए डेवलपर का जॉब है, हाँ, जो कोडिंग डेवलपर, वो तो बिल्कुल है, वो तो बिल्कुल वो लिख रहे होते हैं, वो तो बिल्कुल इतने सारे नो कोर्स प्लेटफॉर्म है कि अभी शायद मैं लास्ट वीक में पढ़ रहा था कि उसका फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग का स्टेटमेंट था कि 80% इंजीनियर्स का जॉब 30 तक चला जाएगा। बिल्कुल। इवन आई विल टेल यू कि मुझे ऐसा लगता है जैसे छोटी मोटी मेडिकल इश्यूज भी होते हैं ना। अभी रिसेंटली आई थिंक कपल ऑफ वीक्स अगो ओनली आई वाज रीडिंग अ न्यूज, US में कहीं पर देयर वाज अ लेडी, उसको कोई कैंसर था और वो कहती है कि AI ने डॉक्टर्स से पहले 1 साल पहले मुझे बता दिया था कि तुम्हें कैंसर है, बट आई डिडंट बिलीव इट। मतलब आप समझ रहे हैं टेक्नोलॉजी उस लेवल पे पहुंच रही है कि डॉक्टर्स का काम भी AI कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वे पे है वो, तो सेम वे पे कि मान लीजिए मैं डेवलपर हूँ, अपना मेरा काम आसान कर दे रही है, वो काम खत्म नहीं कर दे रही है। जी। अभी भी उसको आपने बोला ना, आपने कि ये तो अभी बोला आपने कि कंटेंट क्रिएटर्स को आइडिया दे देते हैं पूरा। ये डिस्कशन मुंबई में भी चल रहा है कि जॉब्स अभी भी एक्चुअली जो भी क्रिएटर है वो लिखेगा नहीं बैठ के, वहाँ पे भी रिसोर्सेज बिठालता है, वो रिसोर्सेज अभी भी बैठे हुए हैं ना। उसका काम और आसान करने के लिए, कम टाइम में करने के लिए वो कहीं से चीजें हो जा रही है, मुझे लगता है। सर ये डिस्कशन चल रहा है अभी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शायद स्वानंद क्रिकेट या किसी से बातचीत चल रही थी, उन्होंने भी शायद यही जिक्र किया था उसमें कि आपको छोटे स्निपेट्स बनाने हैं, आप AI को पूरा प्रॉम्प्ट दे दो, मेरा राइटर 1 घंटे में लिख के ले आता है, वो 1 घंटे में अच्छी स्टोरीज लिख के ले आता है वो AI का यूज करके। आपको 2 मिनट 3 मिनट का प्ले लिखना है, वो लिख के ले आता है। तो वो आसान हो जा रहा है काम,
बट खत्म तो फिर वो हर वर्टिकल की जॉब्स खत्म। लाइक नोटबुक एलएम है, उस पे आप लिंक्स डाल दो, डॉक्यूमेंट्स दे दो, सारे रिसोर्सेज उठा के डाल दो, वो आपको अच्छा खासा बना के पूरा चैप्टर दे देगा, सारी चीजें दे देगा। तो अच्छा, ये तो पॉजिटिव एस्पेक्ट हो गए हैं एआई के, बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव एस्पेक्ट्स, देन व्हाट आर दे आर? नेगेटिव एस्पेक्ट में कि अभी क्या होता है, जब एआई में आप सर्च करते हैं तो पहले आपको लिंक्स मिलते थे, है ना, जब गूगल सर्च करते हैं वहाँ पे आपको लिंक्स मिलते हैं। तो जो भी कंटेंट आप यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं वो अपना खुद का एक लिंक बना देता है हर बार, है ना। जीपीटी में जब भी आपका लिंक हमेशा पब्लिक होता है, वो आप कुछ भी सर्च कर रहे हैं वो आप किसी को भी शेयर करते हैं वो लिंक खुल जाता है उसके ब्राउजर पे जाके, है ना। तो जो कंटेंट आप सोचते हो कि आपका वो यूनिक कंटेंट है, आपका यूनिक कंटेंट नहीं, वो पहले से गूगल के पास पहुंच गया, वो कंटेंट उसका यूआरएल बिल्ड हो गया है ना। तो मान लीजिए पोएट्री आप लिख रहे हो, पोएट्री आप लिख रहे हो, अगर एआई का यूज नहीं कर रहे हो, आपने ओरिजिनल लिखी है तो वो कहीं नहीं है, वो आपके पास है, आप नहीं डालोगे तो फर्स्ट पब्लिशर आप हो गए। बट जो एआई से कंटेंट आ रहा है वो एआई ही फर्स्ट पब्लिशर है उसका। मतलब स्टार्ट जब हुआ था तब वो लिंक्स पब्लिश नहीं करते थे, तो उन्होंने एसईओ का बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इसमें कि गूगल सर्चेज में वो डेटा पहले आएगा। आपने वहाँ से जनरेट करने के बाद किसी प्लेटफॉर्म में डाल दिया, बट कभी भी अगर ऐसा होता है कि उस कंटेंट को आप सर्च करते हो तो हमेशा कंटेंट एआई का पहले है, जो जिस भी प्लेटफॉर्म से आपने जनरेट किया वहाँ पे पहले आएगा, वो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है। बिल्कुल। तो ये ड्रॉबैक है। दूसरा मुझे लगता है कि जैसे बहुत सारे राइटर्स और पोएट्स कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, बट उस तरीके की पोएट्री जनरेट नहीं हो पाती है ना। कि ह्यूमन जो एसेंस होता है पोएट्री में, वो बोला गया है कि ऐसा नहीं होता है कि लास्ट में करो सरो थरो परो करके उसने राइमिंग करके पोएट्री दे दी तो वो एग्जैक्ट पोएट्री निकल आएगी उससे। एंड आई गेस दैट टू वो कुछ लिमिटेड डिक्शनरी है उसके बाद। अगर मान लीजिए एक कवि लिख रहा है, वो किसी लोकल लैंग्वेज का कोई वर्ड लगा देता है बीच में, कोई बुंदेली लैंग्वेज डाल दिया, कोई मारवाड़ी लैंग्वेज का कोई वर्ड बीच में पोएट्री में डाल दिया, वो नहीं कर पाएगा। बिल्कुल नहीं, उसके पास तो फिक्स है, वो एक डेटाबेस फिक्स है, उसी डेटाबेस में सर्च करना है, उसी डेटाबेस में खेलना है उसको। इंसान तो हमेशा रिसर्च करते, एंड ऑफ द डे हम सोचेंगे तो हम ही ने बनाया ना एआई तो। सो बेसिकली यू आर सेइंग दैट इट्स नॉट अ थ्रेट नहीं है, काम आसान पॉजिटिव। मुझे लगता है कि पॉजिटिव वे पे अगर यूज करेंगे तो सही से चलेगा। हाँ, मतलब थ्रेट क्या, चीज़ें कम तो होएंगी, वो हर वर्टिकल में हो रही हैं ना, कंटेंट क्रिएशन भी हो रही है। कंटेंट क्रिएशन से ज़्यादा खतरे तो दूसरे वर्टिकल्स को हैं, जो हाई पेइंग जॉब्स हैं, वहाँ पे ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है ना। अब कविशाला की अगर हम बात करें, कविशाला का भी एक एआई डोमेन है, उसके बारे में कुछ बताइए। कविशाला एआई में हम लोग हमने अभी तो एक हमने डेटाबेस अपना बना रखा है। जो हमारे पास सूत्रधार है, हमारे पास एक बड़ा डेटाबेस है, क्योंकि सूत्रधार में करीब 50 लाख ज्यादा पोएट्स हैं, आप पोस्ट हैं। सेम वे पे क्विज में बहुत सारे हमारे पास पेजेस हैं, तो मिलियंस ऑफ पेजेस जो कविशाला के अंदर ही हैं डेटाबेस में। तो एक तो इनका डेटा सेट है, दूसरा इसके बियॉन्ड जब जाता है तो ओपन एआई में सर्च करता है जाके। मान लीजिए आपने कोई क्वेरी डाली, आपने मान लीजिए आप सुगंधा, आपने कोई कविता डाली हुई है कभी पहले उसमें, तो आपने डाला सुगंधा गिव मी सुगंधाज पोएट्री, तो वो तो पहले तो हमारे डेटाबेस में सर्च करेगा, है ना। उसमें फिर आप एडिट करना है या उसके अराउंड कुछ लिखना है, वो फिर प्ले कर सकते हैं आप उससे उस एआई के अंदर जाके अपना पोएट्री एज इट इज नया पोएट्री डाल के आप उसको मैच्योर कर सकते हैं। अभी अलग लैंग्वेजेस में पोएट्री पढ़ सकते हैं। मान लीजिए आप हिंदी में लिखते हैं, जो बाकी भाषाओं वाले लोगों को मान लीजिए आपकी पोएट्री ट्रांसलेशन वाले पार्ट में नहीं, पोएटिक वे पे पढ़ना है, तो उस पोएट्री को वो मतलब एक तो ट्रांसलेशन होगा कि उसको वो प्रोज में ट्रांसलेट कर देगा, एक पोएट्री के सेम एसेंस में वो उसका मीनिंग बता के वो कर देगा। ये आपकी पोएट्री को मान लीजिए आपने फ्री वर्ड्स में पोएट्री लिखी है, आप उसको ये बोल सकते हो कि इसको ना दोहे में लिख दो, इसको गजल में लिख दो, इसको शायरी में लिख दो। मान लीजिए आपने कोई भी 5-6 लाइन का फ्री वर्ड पोएट्री लिखा, उसको आपने बोल दिया कि इसको कन्वर्ट कर दो, आप दोहे में कन्वर्ट कर दो। इसकी अगर शायरी होती तो कैसी होती, शायरी में कन्वर्ट कर दो। इस तरीके से प्ले अराउंड कर सकते हो आप कविशाला एआई के साथ में। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब बैटरी लगा रही चार्ज पे, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ है कि जब कंटेंट की बात आती है, और चूँकि मेजरली हम हिंदी कंटेंट की बात कर रहे हैं, भाषा का क्या रोल है स्पेसिफिकली? वी आर लिविंग इन द सेक्युलर कंट्री, इंडिया में डिफरेंट भाषा का प्रयोग है। जैसे आपने बोला लगभग 60-60 सिटीज में मीटअप्स होते हैं। साउथ में क्योंकि भाषा का बहुत ज़्यादा अभी चीज़ें चल रही हैं, अभी कर्नाटका कन्नड़ लैंग्वेज में भी ऐसा काफ़ी एक सिनेरियो हुआ था जिसमें लैंग्वेज को लेके बोला गया। सोनू निगम अभी कोई कॉन्सर्ट कर रहे थे, उनके टाइम पे उनके कॉन्सर्ट में भी बोला गया कन्नड़ में गाने गाओ वरना हम नहीं सुनेंगे, समथिंग लाइक दैट। तो उसको लेके आप क्या बोलेंगे? क्योंकि हमेशा हम पॉलिटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखें कि
हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, तो क्या उसमें कविशाला कोई योगदान दे रहा है या व्हाट इज द पर्सपेक्टिव? मतलब लैंग्वेजेस के लिए हमारा मेन फोर्टे, मैं बोलता हूँ, मतलब काम है, हमारा भी काम है कि भाषाओं को, तो कोई भी काम कर रहा है, हर एक इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अपनी भाषा को बचाना, उसको एक तो प्रिजर्व करना, दूसरा प्रमोट करना, दोनों चीजें। हमारा मेन फोकस लिटरेचर है ना, हम हमेशा बोलते हैं। लेकिन जैसे आपने बोला कि ये अच्छी चीज है, अगर मतलब अगर मैं सोनू निगम से कोई रीजनल लैंग्वेज में कोई ये रीजनल उसकी जो भी लोकेलिटी है उसमें अगर ये बोल रहा है कि स्पेसिफिक लैंग्वेज में ही गाना गाता हम सुनेंगे, तो अच्छी चीज़ है। वो अपनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं अपनी लैंग्वेज की, एटलीस्ट वो कन्नड़ की। वहाँ पे हिंदी ऑब्वियसली आती होगी उनको, हिंदी कर रहे हैं वो, है ना। तो जैसे अदर कंट्रीज में जाएंगे आप, अभी रिसेंटली मैं वियतनाम गया था, भाई वो आपसे इंग्लिश में बात ही नहीं करेंगे वो आपसे। हाँ। आपका हेडेक है, आपको समझनी समझो, नहीं समझनी नहीं समझो, आप ट्रांसलेटर निकालो, कुछ भी करो, आपका हेडेक है, आप कैसे करना है। तो बहुत सारे कंट्रीज जो अपनी लैंग्वेज पे ना प्राउड फील करते हैं, चाइना, चाइना है, जापान है, ये सब ना इनकी प्राइमरी लैंग्वेज ही उनकी वहाँ की लैंग्वेज है। तो ये अच्छी चीज़ है। अगर हम बुंदेलखंड में जाते हैं तो पहले बुंदेलखंडी में बात करते हैं, वो ऑटोमेटिकली आ जाती है वहाँ पे, है ना। आनी चाहिए, दूसरी भाषाएं भी आनी चाहिए, हिंदी भी, मतलब हिंदी होनी चाहिए, राष्ट्रभाषा है तो आनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर वो डिसरिस्पेक्टिव वे बोल रहे हैं कि भाई कि आपको हिंदी का डिसरिस्पेक्ट करें तो वो गलत है। लेकिन अगर वो उनको कन्नड़, जैसे हम लोग मीटअप्स करते हैं, मान लीजिए अभी हमारा बड़ोदरा में मीटअप हुआ, तो बहुत लोग आते हैं जो कि गुजराती में पोइट्री करते हैं, और वहाँ के लोग समझ रहे हैं, जो कि आपस के लोग हैं वो। और अच्छी चीज़ ये है कि एटलीस्ट वो गुजराती में बात तो कर रहे हैं, है ना, इंग्लिश तो यूज़ नहीं कर रहे हैं वो। गुजराती तो उनकी भाषा है ही है, इंग्लिश नहीं है, हिंदी है, गुजराती है ना। तो बट देन डू यू अग्री ऑन दिस, बिकॉज साउथ में हम अगर देखें तो अपनी उनको लैंग्वेज को लेकर बहुत प्राउड है, एंड नॉर्थ में अगर हम देखें तो पीपल जनरली दे डोंट लाइक टू टॉक इन देयर लाइक नेटिव लैंग्वेज। अगर हम यूपी की बात करें या कहीं भी अगर मेट्रो सिटीज़ में जा रहे हैं, जैसे हम ही बात करें, तो हम बुंदेलखंडी में बात नहीं उतना करना प्रेफर करते हैं जनरली। पर्सनली हम मिलेंगे, हम करेंगे, बट अगर हम कहीं बाहर मिल रहे हैं, वी वुड लाइक टू टॉक इन इंग्लिश एंड हिंदी ओनली, तो वी डोंट फील प्राउड इन दैट। हाँ, वो गैप है। मतलब एक भाषाओं के, मतलब भाषाविद हैं राहुल देव, अगर आप जानते हो जी, हमेशा वो बात भी करते हैं इस चीज़ की। कविशाला में बहुत बड़ा उनका एक बातचीत है जो भाषाओं के इर्द गिर्द है। वो कभी भी ये नहीं, मतलब जैसे उनका तो बहुत लंबा अनुभव है, उन्होंने बहुत काम किया है, उन्होंने कई गूगल के, कई माइक्रोसॉफ्ट के टूल्स के लिए भी भाषाओं पर रिसर्च का काम किया है। तो उनका हमेशा ये स्टैंड रहता है कि आप अपनी भाषा को आप मतलब उसकी रिस्पेक्ट करिए, उसको अपने पे रखिए, बाकी भाषाओं को ना एज ए स्किल लीजिए, है ना। जैसे हम जहाँ पे भी इंग्लिश पे बात कर रहे होते हैं, आप मतलब इंसान की भाषा वहाँ पे समझ में आ रही है, जो फ्री बैठा हुआ है वो फ्री, मतलब दो इंसान बिल्कुल फ्रीली बात कर रहे हैं, बीच में कोई बैरियर्स नहीं है, वो हाँ अंदर से माइंडसेट नहीं है। राइट। वही उसकी प्राइमरी लैंग्वेज है। जो जैसे बचपन में वो बोलते हैं ना कि बच्चे का जन्म होता है तो माँ या कुछ भी बोलता है, जो माँ सिखाती है, हाँ वो बोलता है। तो प्राइमरी लैंग्वेज वही है, बाकी सब स्किल है उसकी, है ना। लोग कन्नड़ सीख रहे होंगे उस टाइम पे, बुंदेलखंडी हम लोग, हमें सराउंडिंग से मिल जाती है, कन्नड़ वहाँ पे सराउंडिंग से मिल जाती है उनको, वो उसमें प्रेशर नहीं देना पड़ता है, सीखनी नहीं पड़ती है ना, वो अपने आप उनके अंदर आती चली जाती है। तो उसका, बट दूसरी भाषाओं को उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। कि मान लीजिए मैं आपसे बात करूं या आप मेरे से बात करो, मान लीजिए मुझे इंग्लिश नहीं आती है, अगर आपको हिंदी आती है तो मेरे से हिंदी में बात करिए आप, है ना। अगर मेरे को कन्नड़ आती है, आपको भी कन्नड़ आती है, तो मुझे इंग्लिश नहीं आती मान लीजिए। बट देन इन साउथ इट हैपेंस मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल नो हिंदी, दे डोंट लाइक टू टॉक यू। अगर उनको पता है आप नॉर्थ से हैं एंड यू डोंट नो कन्नड़, डिसरिस्पेक्ट है किसी भी लैंग्वेज। दैट इज द मेन कंसर्न एक्चुअली इज रेजिंग नाउ। आप उसको एज ए स्किल तो लिया आपने, हिंदी आपको हिंदी आती है। जैसे बोलते हैं ना फिजिक्स और मैथ्स का मतलब यूज वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हमें एज ए स्किल रिक्वायरमेंट होती है उसकी, जहाँ पे कैलकुलेशन करना होता है ना। किसी भी चीज़ को कन्वे करने के लिए कैलकुलेट करके या साइंटिफिक वे पे वो चीज़ें बताते हैं हम, तब वो टर्म्स यूज करते हैं। अगर किसी के पास वो लैंग्वेज नहीं है तो उसको यूटिलाइज करिए अगर आपके पास है वो स्किल, मेरे हिसाब से। बिल्कुल। अच्छा, लास्ट में जो एमेच्योर पोएट्स हैं, राइटर्स हैं, उनके लिए कुछ टिप्स दीजिए कि अगर कोई लिखना शुरू कर रहा है तो कैसे। टिप्स देने के लिए मैं मतलब राइट पर्सन नहीं हूँ, टिप्स देने के लिए देश में बहुत बड़े राइटर्स, बट स्टिल आप इतना बड़ा प्लेटफॉर्म चला रहे हैं, मैच्योर तो, मतलब बड़े राइटर्स, अच्छे राइटर्स हैं। नहीं, बट स्टिल आप इतना बड़ा प्लेटफॉर्म चला रहे हैं, आप खुद पोएट्रीज लिखते हैं, मतलब एक हसल रहता है सबका। एक मेरी लाइन है कि मोहब्बत तो सभी करते हैं, किसी की छिप जाती है और किसी की छप जाती है। तो छिपनी और छपने, जो छिपने और छपने के बीच का गैप रहता है
वो हर लेखक को या जो भी शुरुआत कर रहे हैं पढ़ने ये लिखने के बेसिकली, जी तो मुझे लगता है कि लिखने से ज़्यादा पढ़ना जरूरी है। जो पढ़ते हैं ज़्यादा, मैंने बीच में ही बोला था अभी कि आदर्श ना आपको, आप रील देख के मत बनाइए 15 सेकंड की 30 सेकंड की रील देख के, आप किताबें पढ़ के बड़ा कंटेंट देख के आदर्श बनाइए। आप करिए, रील्स भी देखनी जरूरी है, आपको किताबें भी पढ़नी जरूरी है, आपको बड़ी फिल्में भी देखनी जरूरी है, बट किसी को जब आदर्श बना रहे हैं, मान लीजिए किसी भी लेखक को आदर्श बना रहे हैं, तो उसको इसलिए ना बताइए 2 लाइन उसने अच्छी लिखी, उस लेखक को पीछे जाके देखिए तो क्या किया, कैसे इसने शुरू किया, क्या पता किसी का 2 लाइन उसने कॉपी करके लिख दिया हो, तो उस पर रिसर्च करिए उस पर। तो पढ़िए, लिखने ज़्यादा पढ़ना जरूरी है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे, मतलब मैं यही बोल सकता हूँ कि पढ़िए ज़्यादा और लिखिए कम। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि इंसान को लगता है कुछ ऐसा लिख देता है कि मेरे दिल से आया है, बट पता चलता है वो तो लिखा ही हुआ है कहीं ना कहीं से। थॉट्स हैं वो तो मतलब मुझे लगता है थॉट्स हैं, आइडियाज़ तो लिमिटेड ही। प्यार के अराउंड अगर हम बात करेंगे, प्यार में तो प्यार हो गया तो ब्रेकअप होगा, 2 ही चीज़ होंगी। पर लिखने के तरीके लोगों के अलग अलग होते हैं। वॉर होगा, कोई जीतेगा कोई हारेगा, हैं 2 ही चीज़ें, बट लिखने के लोगों के तरीके अलग अलग हैं। बिल्कुल सही। सॉरी। जब लिखने की बात हो रही है तो कुछ आप भी लिखते हैं तो कुछ सुनाए अगर। पानी नहीं ठीक है, हाँ सुनाने में फ़ोन यूज करूँगा मैं। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये भी एक बड़ी चीज़ है कि बंदा लिखता है, अपनी खुद की लिखी हुई चीज़ें याद क्यों नहीं रहती रहता है। जैसे मैं मुझे अगर बात करेंगे आप, मेरी एक पहली कविता है जो मुझे अभी तक केवल याद है, वो सबसे पहली कविता है मेरी लाइफ की जी। कि एक नेचर का डिस्कशन है एक राइटर के साथ में, किस तरीके से वो बात करता है। बोलता है कि मानते हैं प्रगति पथ पर तुम बहुत आगे बढ़े हो, बादलों से और ऊपर चांद तारों पर चढ़े हो, जलद अंबर एक एक करके स्वर्ग धरती पर बनाए, और मरुस्थल में भी तुमने मृदु अम्बु के अंचल बहाए, ब्रह्म का नित्य शोध करके ब्रह्म ज्ञानी तुम कहाए, मौत के मुख से भी तुम जिंदगी वापस ले आए। अरे मगर चाहते क्या कोकिल अभी गीत अब गाए नहीं। जिस तरीके से हम साइंटिफिकली बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं, बट एक गैप आता चला जा रहा है ना। तो चाहते क्या कोकिल अभी गीत अब गाए नहीं, क्या मधुर पुष्पों के अपन है तुम्हें भाए नहीं, प्रश्न उठते ही रहे पर कुछ नहीं उत्तर मिले, आदमी से आदमी के फासले बस बढ़ चले। तो लास्ट में एक रिक्वेस्ट करता है जो नेचर है वो राइटर थे कि नाज से मुक्ति की ऐसी एक दुनिया बनाओ, शांति हो सद्भाव हो विध्वंस के सब नाश हो। केवल एक कविता जो मुझे पूरी याद है, बाकी कुछ 2 लाइनर्स हैं वो याद रहते हैं, मगर लंबी कविताएं बहुत कम याद रहती हैं। तो आपने जिक्र किया तो मैं एक आपको थोड़ा पॉलिटिकल है, हल्की फुल्की जी जी बिल्कुल इसको कनेक्ट कर, हाँ मतलब जो लोग सुने जिसको जैसे कनेक्ट करना हो कनेक्ट कर सकता है अपनी विचारधाराओं से। हाँ जी। तो ये बोलती है कि अगर आप सच जानते हैं तो चुप रहिए, अगर आप सच जानते तो चुप रहिए, चुप रहना ही अब अच्छी आदत है। आदत तो नेताजी की भी अब खराब है, जनता बेवकूफ़ और नेताजी खुद जनाब है। जनाब अंधेरा बहुत है हर जगह, जरा संभल कर कदम बढ़ाइएगा, कदम को कदम से बस मिलाकर चलाइएगा। मिलकर चलना अच्छी बात है मगर सबको मिलकर चलना चाहिए। भारत को पाक से, धर्मेंद्र को अमिताभ से। अमिताभ बहुत अच्छे अभिनेता हैं मगर यहाँ जो सबसे अच्छे हैं वही नेता हैं। बस आप सच नहीं बोलिएगा, नहीं तो करोड़ों मानहानि में देने पड़ जाएंगे और अंत में जान भी अब आप ही गंवाएंगे। जान अब सबकी बहुत सस्ती हो गई है, मोहब्बत सबकी ज़बरदस्ती हो गई है। किताबों से मोहब्बत बिल्कुल मत करिएगा, किताबों से मोहब्बत बिल्कुल मत करिएगा, व्हाट्सएप पर जो है बस वही पढ़िएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप भी अब परम सत्य हैं, भगवान के नहीं शैतान के लोग भक्त हैं। भक्त की भक्ति भी अब चरम पर है, कुछ पत्रकारों की अभिव्यक्ति भी अब शर्म पर है। अंधेरा बहुत घना है यहाँ, फिर भी सपनों के लिए बहुत लोग चलते हैं मगर चलना तो पड़ेगा ही। हाँ बस आप संभल कर चलिएगा, देश की दशा दुर्दशा को बदलने की एक कोशिश जरूर करिएगा। ये थोड़ा कॉमिक वे भी बट इट्स वेरी गुड, वेरी नाइस। सो दैट आई थिंक एवरीवन कैन रिलेट विद दिस कि जो अभी करेंटली सिनेरियो चल रहा है वो सारी चीजें हैं। तो ये मुझे लग रहा है ये लिखी गई है यूपी गवर्नमेंट में। ये अभी की भी नहीं, यूपी गवर्नमेंट के टाइम की है। गवर्नमेंट का होता है क्या है ना कि सैचुरेशन सबका आता है एक टाइम के बाद, मुझे ऐसा लगता है। तो जबकि उस टाइम की है और इस टाइम पे भी फिट होती है, उस टाइम पे भी फिटती है, तो वैसा है। तो आपको क्या लगता है, अभी जैसे चलिए गवर्नमेंट की बात हुई है, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू की बात हुई है, कि आजकल जो भारत देश में चल रहा है, कई लोग कह रहे हैं कि अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। कि जैसा कि आपने अपनी कविता में ही बोला है कि जैसा सुनना चाहते हैं वैसा आप सुनाइए, वो वाला पॉइंट ऑफ व्यू है। नहीं, वो मुझे लगता है कि आप आज के दिन अगर आप फाइंड आउट भी करेंगे, आपको कोई नागार्जुन नहीं मिलेंगे, आपको कोई दुष्यंत कुमार नहीं मिलेंगे, आपको कोई दिनकर नहीं मिलेंगे।
राइट गैप बहुत बड़ा गैप है। पहले तो हर दशक के अंदर आपको 5-6 राइटर मिल जाएंगे, हर 10 साल का गैप देखिए राइटर्स बनते थे, और वो राइटर्स को हम पढ़ते हैं आज, उनको कोट करते हैं, और यही पार्टीज कोट करती हैं जिनके अगेंस्ट में बोला, वही पार्टीज उनको कोट करती है ना। लेकिन मुझे लगता है कि अभी कुछ वो गैप आया बैक टू बैक। अभी बहुत सारे कॉमेडियंस के बीच आपने चीज़ें देखी होंगी कि मुझे लगता है ना, जो अब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का ए का हो बी का हो, मैं किसी स्पेसिफिक की बात भी नहीं कर रहा हूँ, वो आपको आएगा, वो स्पोक पर्सन टीवी पे बैठ के कुछ भी बोल देगा, चला जाएगा, एक दूसरे को गालियां भी देंगे, कुछ भी आरोप लगाएंगे, कुछ भी प्रत्यारोप करेंगे, कुछ भी करेंगे। वो आज के दिन वो एक लेखक नहीं लिख सकता है, मुझे ऐसा लगता है, ना ही लेखक लिख सकता है, ना ही किसी दूसरी आर्ट फॉर्म को फॉलो करने वाला परफॉर्म कर सकता है या लिख सकता है। मतलब रिसेंट केस देख लीजिए, जो भी अभी मुंबई में कहाँ पे एक कॉमेडियन के साथ हुए थे, या उसके पहले भी बैक टू बैक चीज़ें हुई, तो लोगों ने कहीं ना कहीं अपनी राइटिंग के साथ, मतलब वो नाम का है तो है व्यक्ति की आज़ादी, बट वो आपका ट्विटर अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, आपका सोशल मीडिया ब्लॉक हो जाता है, आप कुछ भी अगेंस्ट में लिख दीजिए, आप बोलते हैं कि सटायर होना चाहिए बट आप उसको कर नहीं सकते हैं, आपके घर में मतलब बहुत सारी एजेंसीज हैं वो भेज दी जाती हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो ब्लॉकेज तो है, बट दिस इज एक्चुअली हैपनिंग, वो हो रहा है, वो नहीं लिख रहे हैं लोग खुल के। और ये आप एक्चुअली दूसरे के अगेंस्ट में लिख देंगे, उसके पास पावर नहीं है। मतलब अगर हम बी की बात करें, ए पावर में, बी जो बी पावर में नहीं है, अगर उसके पास पावर नहीं है आपको रोकने की, इसलिए कुछ नहीं कर पा रहा है वो। बी वाला वो भी करता आज के दिन, अगर उसके अगेंस्ट में कोई कुछ बोल रहा होता है ना, उसके पास जहाँ पे भी उसके पास पावर है, वहां पे अपना पावर का फुल यूटिलाइजेशन कर रहा है। इट्स अ मिसयूज ऑफ पावर देन इन द डेमोक्रेटिक कंट्री, दैट जनता को ही वो नहीं है, स्वतंत्रता नहीं उस लेवल पे। उसका तो फिर खुला ही एक मतलब एक स्ट्रेट लाइन है कि वी आर मूविंग टुवर्ड द डिक्टेटरशिप, बस यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर वो हो रहा है, लोग मतलब धीमे धीमे कोई कंट्री कैसे जाएगा तानाशाही की तरफ, धीमे धीमे चीज़ एक साथ नहीं होंगी कि एक दिन में कोई अचानक से आके वहाँ पे बैठ के, चूँकि हमेशा देश स्वतंत्र रहा है, और जब स्वतंत्र नहीं रहा तब भी खुल के लोग जीते थे। हमारे क्रांतिकारियों को देखिए, वो खुले तरीके जीते थे। या तो उस तरीके के क्रांतिकारी बन जाए कि नहीं लिखेंगे हम आपको फांसी चढ़ा दो, फांसी सच में चढ़ा दिया सरकार ने, फिर भी समस्याएं। तो बट जो अभी आपको बोलने में या लिखने में दिक्कतें आ रही है, वो मतलब समस्या है, बड़ी समस्या है। राइटर्स ने भी क्या करा ना, विंग बना लिए हैं, जो नहीं होना चाहिए कभी। हमेशा लेखक क्या होता है ना कि लेखक मुझे लगता है अगर लोकतंत्र को 5 स्तंभ चाहिए होते होंगे तो 5वां स्तंभ उसका लेखक होगा, उसका आईना होगा, अगर 5 स्तंभ चाहिए उसको खड़ा करने के लिए। बट वो गायब है। या फिर जो समाज के लिए मिरर होता है, आईना होता है, वो लेखक होता है। बिल्कुल वो लेखक नहीं बन, मतलब मिरर नहीं बचा है वो। और उसके साथ ना समस्याएं भी, उसने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, उसको नहीं समस्याओं में पढ़ना है, क्योंकि खुद मतलब पर्सनल लाइफ होती है सबकी, तो उन समस्याओं में पढ़ना भी चाहते हैं। उन्होंने अपना कॉम्प्रोमाइज़ करके अपना या तो अपना जो विंग बदल लिया या फिर लिखना बंद कर दिया, इस तरीके से। खैर ये तो एक ऐसा मुद्दा है कि इसमें बहुत सारे बहुत बड़े एग्जाम्पल है हमारे देश के। बहुत बड़े कवि जो हुए हैं उनका विंग आप देखते रहते होंगे, जी है ना। आजकल वो अभी बलूचिस्तान के बारे में बहुत कुछ बोल, कभी वो किसी के बारे में कुछ बोल, तो उनका वो सर्कल वो चलता रहता है पूरा। जब अगर जिनको देख, मैं सच में मानता हूँ कि उन्होंने हिंदी पोइट्री को इवॉल्व किया देश में, बट उन्होंने जिस तरीके से जन जानता है, मुझे लगता है उनका नाम, हाँ, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, बट वो जो सर्कल जिस तरीके से वो घुमाते रहते हैं, आइडियोलॉजी खत्म हो गई वहाँ पे। मतलब लोगों के ना विचार, मुझे लगता है कि जिसके अंदर विचारधारा नहीं है वो बेकार है, जो विचारधारा चेंज करता है वो बेकार है। आइडियोलॉजी वही आइडियोलॉजी सबके पास है, लेकिन अब आज कल क्या है, अपनी रोटी सीखने के लिए हर बंदा आइडियोलॉजी चेंज करता रह रहा है। पहले आप देखेंगे, पहले के जमाने में, पहले जब चुनाव होते थे, इस तरीके से दल बदल नहीं होते थे कि एट द लास्ट मोमेंट दल बदल हो रहे हैं। बोलते हैं हमारे जैसे यूपी में कि बिन पेंदी का लौट लो, लोग कट्टर होते थे अपनी विचारधारा को लेकर और अपनी पार्टी को लेकर, उसको बचाते, उसके लिए लड़ते थे उन विचारधाराओं के लिए। क्योंकि पहले पार्टियां बनी विचारधारा को लेकर ही। अगर हम बीजेपी की बात करें, एक विचारधारा के लिए पार्टी बनी। कांग्रेस का भी जब गठन हुआ, या कांग्रेस से जितने लोग जुड़े हैं हिस्ट्री में देखें, तो एक विचारधारा के लिए। तो अब आप मतलब ऑब्वियसली अब कहने का मतलब ये है कि विचारधारा लोगों की खत्म हो रही है। जहां जैसा जिसका अपना फायदा दिखता है उधर ऐसे रास्ता बना लेता है। फायदे वाला सीन। दूसरा डर है, मुझे लगता है कि डर भी है। वो फायदे
आते हैं, ऑब्वियसली फायदे उनको दिखाए जाते हैं, उनको साथ मुझे लग रहा है दो चीज़ें उनको बोली जाती होंगी। मुझे जब इसका कोई सिनेरियो बनेगा तब ऐसा कुछ होता होगा कि जिससे सरकार को डर लगता होगा, उसको बुलाती होगी, उसको दो चीज़ें दिखाती होगी, एक तरफ डर का एक तरफ पैसा, एक तरफ कि आपको ये फ़ायदा है, ये नुकसान है। तो ऑब्वियसली लोग नुकसान क्यों कराएगा लाइफ में, आज सबको शांतिपूर्वक लाइफ चाहिए, तो उसको प्रेफर करते हैं, अपना दूसरा वाला लोटा उठा लेते होंगे वो। तो आइडियोलॉजी को स्ट्रॉन्ग होल्ड रखने के लिए, मतलब आज की जनरेशन के लिए आप क्या ओपिनियन देंगे कि रखना चाहिए या नहीं? वो मतलब मुझे लगता है इंडिविजुअल कॉल है, क्योंकि वहाँ पे उसका इंडिविजुअल लाइफ स्टेक पे है। अभी का अगर सिनेरियो देखें आप डायरेक्ट वो उसका मैं वरुण ग्रोवर का एक वो सुनता हूँ कि वरुण कौन सी मूवी आई थी वो जो जयपुर में उनके उसकी संजय लीला भंसाली की फिल्म थी पद्मावत, जब उसमें बहुत सारे वो हुए थे, तो उसको कोई बोलता है कि उसने कोई कुछ किया होगा उस टाइम पर उन्होंने, तो उनको कोई बोलता है कि साले तेरा वहीं पे आके मैं गला काटूंगा, तो हाँ तू यहाँ आ, मैं तेरा आके गला काटता हूँ। तो सटायरी पे बोलते भी हैं कि भाई मैं गला ही मुझे कटवाना है, मैं ही वहाँ चल के आऊँ, भाई तू भी थोड़ा चल के आ, मैं भी थोड़ा चल के आता हूँ, तो बीच में तू गला काट लियो मेरा। तो अब इस तरीके के ना थ्रेट्स मिलने लगते हैं कि आप कॉमेडी कर रहे हो, लोगों को हंसाने की कोशिश कर रहे हो, आप पोइट्री से लोगों को एंटरटेन करने की कोशिश कर रहे हो, या मैसेजिंग कन्वे करने की कोशिश कर रहे हो, लोग उसको पॉजिटिव वे पे नहीं लेते हैं, वो थ्रेट्स देने लगते हैं, मारने लगते हैं, कूटने लगते हैं। बहुत सारे दंगा फसादों के कई बार कारण ही यही होते हैं कि इसने ये पढ़ लिया, उसने ये ट्वीट कर दिया था, तो इसके अंदर लोगों के अंदर डर है, मुझे लगता है कॉम्प्रोमाइजेस तो, बट डर भी है साथ साथ में। अब खैर डर है क्या है, कितना लंबा चलेगा ये तो नहीं पता, ये डिपेंड करेगा सरकार कब बदलेगी, कैसा जो वो सरकार मुझे लगा बदलने से नहीं, वो ऐसा ना सिनेरियो देश में बनता चला जा रहा है, अगली सरकार भी आएगी तो सेम यही प्रोसेस को अडॉप्ट करेगी। अब ऑब्वियसली उसके पहले जो सरकार, मतलब उसके पहले हम सुनते थे, जब हमने मतलब अन्ना मूवमेंट का मैं बहुत पास से हिस्सा रहा हूँ, तो इस सरकार को, जब पिछली सरकार को बदलने का जब प्रयास कर रहे थे, तो ये सरकार दूसरी तरफ थी, सरकार बहुत साफ लगती है जो आज के दिन सरकार में है ना, बिल्कुल। तो वो अब बन चुका है वो सिनेरियो, मुझे लगता है यही आगे कैरी फॉरवर्ड होगा सबके साथ में। वो कहते हैं ना कि दूसरे की साइड की स्टोरी हमेशा आपको ग्लोरीफाई ही लगती है ना, वो बात है। चलिए अंकुर जी, लास्ट में बस 2 लाइन हमारे द नाट टॉक्स के विजन के लिए कुछ बोल दें। नहीं, मुझे लगता है कि जो लोग भी कहानियों को बाहर लेके आ रहे हैं, क्योंकि या मुझे लगता है जो इंडिविजुअल कहानियां होती हैं, वो उस कहानी से ना किसी एक की भी लाइफ जो दूसरी तरफ लोग देख रहे होते हैं, अगर वो परिवर्तित होती है, मुझे लगता है आप तो बहुत सारी कहानियां लेके आ रहे हो, उन कहानियों से किसी ना किसी की लाइफ जरूर परिवर्तित होती है। ये सबसे बड़ा काम है कि किसी की लाइफ में भी थोड़ा मोटिवेशन लाना, ताकि वो कुछ करे। कोई निराश पड़ा हुआ है, वो अगर इन कहानियों को देख कर ही थोड़ा प्रोत्साहित होता है, तो ये बहुत बड़ा काम है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, एक अच्छा काम कर रही हैं और इन कहानियों को आप लोगों के सामने लाते रहिए।